Today, my topic of anatomy lecture is pancreas. Pancreas. तो पैनक्रियाज का जो सबसे पहले हीरोफिलस जो इनको फादर ऑफ एनाटॉमी का जो है टाइटल मिला है जो है, और इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था पैनक्रियाज का ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है, इन्होंने ही बताया था कि पैनक्रियाज जो है एक अब्डोमिनल ऑर्गन है। और सेकंड जो है ये रूफस ऑफ एफिसस, रूफस ऑफ एफिसस। एफिसस जो है एक सिटी है जो है, जो इस वक्त टर्की में है और इजमीर के नाम से जाना था। तो वहीं के रूफस जो है एनाटॉमिस्ट भी थे, फिजियोलॉजिस्ट भी थे, गायनिकोलॉजिस्ट भी थे। तो इन्होंने पैनक्रियाज का जो है नाम दिया था, जो आजकल हम पैनक्रियाज काफी जो चल रहे हैं, दिस नेम वाज गिवन बाय द रूफस। तो ये एफिसस जो है ये टर्की में एक सिटी है जो है, तो वहीं के थे। और 70 जो है एडी में इनकी पैदाइश हुई थी, 130 एडी में जो है इनका डेथ हो गया था जो है। और 400 साल पहले इन्होंने जो है हीरोफिलस ने जो है ये ग्रीक के थे, यूनान के थे, तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया था पैनक्रियाज का जो है। और इन्होंने बताया था कि पैनक्रियाज जो है इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, पैन एंड क्रियाज। तो पैन और क्रियाज जो है ये 2 ग्रीक वर्ड हैं। पैन का मतलब होता है जो है, पैन का मतलब आल होता है, और क्रियाज का मतलब होता है फ्लेश। तो ये पैनक्रियाज का जो अपीयरेंस जो है पूरा फ्लेशी अपीयरेंस है जो है। तो पैनक्रियाज का जो लिटरल मीनिंग है वो आल फ्लेश, क्योंकि देखने में जो है ये फ्लेश लगता है। तो जो शाब्दिक अर्थ है पैनक्रियाज का वो है आल फ्लेश, क्योंकि फ्लेश की तरह दिखाई पड़ा, फ्लेशी एपियरेंस है। और इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है पैनक्रियाज का, ये स्वीट ब्रेड, मीठी रोटी। और उसके बाद में जो है ये जो नियर डी ग्राफ, ये जो है नीदरलैंड के जो है एक एनाटॉमिस्ट थे, रिग्नियर REGNIERDEGRAFF। रिग्नियर डिग्राफ जो है इन्होंने बताया था कि पैनक्रियाज के अंदर जो है, पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है और इसमें एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो एक्सोक्राइन पार्ट का जो है, ये जो टर्म एक्सोक्राइन है, तो ये रिग्नियर डी ग्राफ ने बताया था कि पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है जो 85% होता है। तो ज़्यादातर जो है पैनक्रियाज का जो हिस्सा होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है। और एक्सोक्राइन पार्ट में जो है ये 3 तरह का सेल होता है जो है, 3 तरह का जो सेल होता है जो है। और ये सेल जो है एक ये एसाइनर सेल होता है, एसाइनर सेल होता है, और एक सेंट्रो एसाइनर सेल होता है। ये एसाइनर सेल और एसाइनर सेल, सेंट्रो एसाइनर सेल और ये डक्ट्यूलर सेल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज। एसाइनर सेल, सेंट्रो एसाइनर सेल, तो इसमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम का सिंथेसिस होता है और रिलीज होता है। और डक्ट्यूलर सेल में जो है ये बाइकार्बोनेट का सिंथेसिस होता है और रिलीज होता है। तो इस तरह से पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज में बनता है और वहीं से रिलीज होता है और ड्यूडेनम में आता है, और प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो जो पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो है, तो एसाइनर सेल और सेंट्रो एसाइनर सेल में जो है बनता है। और उसके बाद में जो है पॉल लैंगरहंस, ये जर्मन के जो है एनाटॉमिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट भी थे जो है। तो इन्होंने जो है ये एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज का स्टडी किया था जो है। तो इन्होंने बताया था कि पैनक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट भी होता है जो है, जो क्लस्टर ऑफ सेल के शक्ल में जो है एक ग्रुप, ऐसे सेल का ग्रुप होता है जो है। तो ये 4 सेल का ग्रुप होता है जो है। तो इसको आइलेट ऑफ लैंगरहंस के नाम दिया था, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ये आइलेट ऑफ लैंगरहंस नहीं, लैंगरहंस का टापू, आइलैंड मतलब टापू होता है। तो पैनक्रियाज के हेड, नेक, बॉडी और टेल 4 पार्ट होते हैं जो है। तो इनके पैनक्रियाज के हर पार्ट में जो है 4
सेल का ग्रुप उन्होंने देखा जो है, और ये बताया कि ये चारों सेल जो है, एक सेल अल्फा सेल था, एक बीटा सेल था, एक डेल्टा सेल था और एक पीपी सेल था जो है। तो ये चारों सेल का ग्रुप जो है ये आइलेट ऑफ लैंगरहंस कहलाता है जो है। तो इन्हीं के नाम से ये जो पाल लैंगरहंस जर्मन के पैथोलॉजिस्ट थे, एनाटॉमिस्ट भी थे जो है, तो इन्होंने मतलब पैनक्रियाज की स्टडी किया और बताया कि दिस पैनक्रियाज हैज एंडोक्राइन पार्ट आल्सो। तो ये पैनक्रियाज एंडोक्राइन सिस्टम का भी मतलब हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी हिस्सा है। तो ये चार जो सेल है, अल्फा सेल जो है ये ग्लूकागान हार्मोन जो है बनाता है और सिक्रेट करता है, और ग्लूकागान हार्मोन जो है ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तो ये हार्मोन निकल करके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। और दूसरा जो सेल है ये बीटा सेल है, तो बीटा सेल से जो है इंसुलिन हार्मोन बनता है और रिलीज होता है, तो ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपो का मतलब कम होता है, ग्लाइसेमिक का मतलब होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। अगर ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है जो है, तो शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को कम करके जो है मतलब नॉर्मल करता है। तो दिस हार्मोन व्हिच इज लीड बाय द बीटा सेल इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। तो ये हाइपरग्लाइसेमिक होता है और ये हाइपोग्लाइसेमिक। और ये जो तीसरा सेल है डेल्टा सेल जो है, तो यहाँ से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। तो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो है ये जो है मतलब दोनों अल्फा सेल और बीटा सेल को जो है कंट्रोल करता है जो है, उसको इनहिबिट करता है जो है। दोनों लोगों को उतना ही हार्मोन सिगरेट होने देता है जितनी की जरूरत होती है। मेटाबॉलिक जो है नॉर्मल रेंज जो है, तो ये दोनों का कंट्रोलर होता है, डायरेक्टर होता है। तो डेल्टा सेल इज कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ द अल्फा सेल एंड बीटा सेल। और ये जो पीपी सेल होता है, यहाँ से पैनक्रियाटिक, इसको एफ सेल भी कहते हैं, एफ सेल भी कहते हैं, और इसको गामा सेल पहले कहते थे, गामा सेल भी कहते थे जो है। तो ये पीपी सेल जो है जिसको एफ सेल भी कहते हैं और गामा सेल पहले जमाने में कहते थे जो है, तो यहाँ से पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकलता है। तो इसका काम ये होता है, जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, तो ये जो है मतलब डाइजेशन को, मतलब डाइजेशन जो फूड का होता है स्टमक के अंदर, तो उसको जो है मतलब मॉड्यूलेट करता है। मतलब मॉड्यूलेट का मतलब ये होता है कि चेंज करता है स्टमक के मतलब माहौल को, एनवायरनमेंट को, ताकि वो अच्छी तरह से सुटेबल जो है कंडीशन प्रोवाइड करता है। ऐसा चेंज करते जो है कि एक अच्छा माहौल पैदा हो जाए, तो उससे क्या होता है कि स्टमक का जो उसको इनहिबिट करता है और गॉल ब्लैडर को जो है मतलब उसको जो है मतलब क्या नाम है इनहिबिट करता है, ताकि बाइल का सिक्रेशन ना होने पाए जो है। तो ये चार सेल हैं, मतलब आइलेट ऑफ लैंगर, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल जो है। और तो ये दोनों मिल करके रिगनर डी ग्राफ, ये नीदरलैंड के थे, तो उन्होंने पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हिस्सा है, तो इन्होंने बताया था, पूरा स्टडी किया था। रेगनियर डी ग्राफ, ये एक्सोक्राइन पार्ट, इसमें 3 सेल होते हैं, एसाइनर सेल होता है और सेंट्रो एसाइनर सेल होता है और डक्टुलर सेल होता है। एक्सोक्राइन पार्ट में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल, एसाइनर सेल और सेंट्रो एसाइनर सेल्स और डक्टुलर सेल। एसाइनर सेल में जो है एसाइनर सेल में और सेंट्रो एसाइनर सेल में डाइजेस्टिव एंजाइम जो है मतलब बनता है और रिलीज होता है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में जाता है, और वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, और पैनक्रियाटिक प्रोटीएज होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो है इसका मतलब रोल होता है एक्सोक्राइन पार्ट का। तीनों सेल जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम, जो पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। और पाल जो मतलब लैंगरहंस थे, जो जर्मन के एनाटॉमिस्ट और पैथोलॉजिस्ट थे जो है, तो इन्होंने जो है ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स, जो चारों सेल का जो क्लस्टर ग्रुप का मतलब डिस्कवरी किया था जो है, तो उसको आइलेट ऑफ लैंगरहंस का नाम दिया था जो है। तो उसमें 4 तरह का अल्फा सेल, जिससे ग्लूकागान हार्मोन बनता है, रिलीज होता है, और ये जो है मतलब ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। और दूसरा जो सेल होता है बीटा सेल होता है। बीटा सेल जो है ये इंसुलिन हार्मोन बनाता है, रिलीज होता है, इसका ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। तो ग्लूकोज लेवल के जो है अगर ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है तो उसको नॉर्मल करके जो है कम करके नॉर्मल होता है। और तीसरा डेल्टा सेल है, जहां से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। तो सोमैटो
स्टेटिन हार्मोन जो है अल्फा सेल और बीटा सेल दोनों को कंट्रोल करता है, नियंत्रण में रखता है। और जो डेल्टा से जो पीपी सेल होता है या एफ सेल होता है या इसी को गामा से पहले कहते थे, तो ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकालता है, रिलीज करता है। और ये क्या करता है, डाइजेशन को मॉड्यूलेशन करता है, यानी स्टमक के इनपटेइंग को इनहिबिट करता है और बाइल के सिक्रेशन को जो है भी इनहिबिट करता है जो है। तो इस तरह से ये मिक्स्ड ग्लैंड है। तो 85% जो है ये एक्सोक्राइन पार्ट से बना होता है और 15% जो है एंडोक्राइन पार्ट से बना होता है। तो दिस इज मिक्स्ड ग्लैंड, pancreatic mixed gland which is composed of 35% exocrine part. Exocrine part is a part of the digestive system and 15% endocrine part which is a part of the endocrine system. तो पैनक्रियास दोनों सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी हिस्सा है जो है। तो ये एंडोक्राइन जो सिस्टम का हिस्सा है, तो ये डायरेक्ट अपने मतलब हार्मोन्स को ब्लड के अंदर रिलीज कर दो। तो 15% जो है 15 गुना ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास इज सप्लाइड बाय द ब्लड। तो ब्लड 15% ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है, 15% होता है जो है ये एंडोक्राइन पार्ट, लेकिन इससे 85% जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, तो 15 गुना ज्यादा ब्लड जो है एंडोक्राइन पार्ट को सप्लाई होता है इनके एक्सोक्राइन पार्ट के मुकाबले में। और ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहंस जो है ये 10 लाख होता है। ये लैंगरहंस का जो टापू होता है पैनक्रियास में, ये 1 मिलियन होता है जो है। इसकी तादाद जो है आइलेट ऑफ लैंगरहंस की 10 मिलियन होती है। और पांचवा जो मतलब है ओस्कार मिंकोस्की जो है, ये भी जर्मन के एक पैथोलॉजिस्ट थे जो है। तो इन्होंने मतलब एक इनके मतलब बैचमेट से साथी से जो है, जिनका नाम था जोसेफ वॉन मेरिंग, तो उन्हीं के बैचमेट से साथ में थे। तो दोनों लोग एक कुत्ता पाले थे, डॉग जो पाले थे। तो उस डॉग का पैनक्रियास इन्होंने निकाल दिया, रिमूव कर दिया जो है। उसके बाद देखा कि तो वो डोमेस्टिक डॉग था, पैनक्रियास को रिमूव पैनक्रियासेक्टोमी कर दिया। और कुत्ता जो है मतलब जब वो पॉलीयूरिया हो गया, मतलब फर्श पर पेशाब करने लगा, उसके बाद ये दोनों लोग जो है, ये ओस्कार मिंकोस्की और जोसेफ वॉन मेरिंग, इन दोनों ने उस कुत्ते के पेशाब यूरिन का टेस्ट कराया। तो देखा कि उसमें जो है ग्लूकोज पाया गया जो है। तो ये डायबिटीज पर जो है मतलब इन्होंने रिसर्च किया था और इन्होंने बताया था कि रोल ऑफ पैनक्रियास इन डायबिटीज, यानी पैनक्रियास जो है एक ऐसा अब्डोमिनल ऑर्गन है जिसका जो है मतलब क्लोज रिलेशन है। मतलब तो इसकी अहमियत जो है पैनक्रियास की इन्हीं डायबिटीज से इन्होंने रिलेशन बताया, रिलेशन बिटवीन द पैनक्रियास एंड द मतलब डायबिटीज मेलाइटिस। और 6th नंबर के जो है एरिटस ऑफ कापाडोशिया। तो ये कापाडोशिया जो है वो ये भी एक सिटी है जो है, जो कि मतलब टर्की में है। इस वक्त टर्की जो है कंट्री है जो है। तो टर्की जो है जहाँ का मतलब राजधानी कैपिटल जो है ये अंकारा है, तो सबसे लार्जेस्ट सिटी है। और वहाँ पे अंकारा है, इस्तांबुल भी है। तो वहीं का एक सिटी है जो है ये कापाडोशिया। तो टर्की के मतलब ये एरिटस थे। तो उन्होंने जो है ये जो टर्म जो डायबिटीज है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टर्म डायबिटीज वाज गिवन बाय द मतलब एरिटस। तो एरिटस कहाँ गए थे? ये टर्की के थे जो है। तो ये डायबिटीज जो टर्म है जो है, तो डायबिटीज मतलब ये डायबिनीन से बना हुआ है, डायबिनीन। और डायबिनीन का मतलब होता है जो है, डायबिनीन का मतलब होता है गो थ्रू, यानी किसी के माध्यम से जाना, किसी के माध्यम से जाना। क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में रहता है, लेकिन ये यूरिन के माध्यम से बाहर आता है जब ग्लाइकोसूरिया होता है जो है, यानी कि साफ ग्लूकोज इन द यूरिन इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। तो ये जो ग्लूकोज ब्लड में रहता है जो है, वही ग्लूकोज जब रिनल थ्रेशोल्ड 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड हो जाता है, तो किडनी उसको जो है रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यूरिन के जरिए पास हो जाता है। तो ये पासिंग ऑफ द ग्लूकोज इन द यूरिन, यानी कि यूरिन के माध्यम से मतलब ये ग्लूकोज जो है बाहर निकल जाता है पेशाब के जरिए से। तो ये टर्म जो है डायबिटीज जो है, ये एरिटस ऑफ द कैपाडोशिया सिटी का नाम है। तो वहीं के थे एरिटस टर्की के, तो इन्होंने ये टर्म दिया था जो है। और 7th नंबर के हैं
थॉमस विलिस, ये इंग्लैंड के थे। 1665 में जो है ये मेलाइटस मतलब इन्होंने टर्म दिया था। तो मेलाइटस जो है, मेलाइटस का मतलब होता है स्वीट, मीठा, स्वीट, मीठा। तो स्वीट का मतलब मीठा होता है जो है, क्योंकि यूरिन में जो है जब ग्लूकोज आ जाता है तो यूरिन जो है मतलब ये मीठा हो जाता है। जैसे शहद मीठा होता है जो है, हनी स्वीट, तो उसी तरह से यूरिन जो है शहद की तरह मीठा हो जाता है। तो दिस टर्म मेलाइटस वाज गिवन बाय द थॉमस विलिस है। और इस डायबिटीज मेलाइटस को जो है ये पुराने जमाने में विलिस डिजीज भी कहते हैं, विलिस डिजीज। तो इन्हीं के नाम से जो है डायबिटीज मेलाइटस का पुराना नाम विलिस डिजीज भी है। तो विलिस, थॉमस विलिस कौन थे? ये एक फादर ऑफ न्यूरो एनाटॉमी जो है, ये मतलब एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जो है। तो ये न्यूरेल्जिया और न्यूरोलॉजी जो टर्म है तो ये इन्होंने ही मतलब दिया था। तो न्यूरेल्जिया जो है, न्यूरोलॉजी, दीज टू टर्म वाज गिवन बाय द मतलब थॉमस विलिस। और सर्किल ऑफ विलिस, जो ब्रेन का जो बेस होता है, तो यहाँ पे एक आर्टरी का जो है सर्किल होता है, जिसमें एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होता है और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होता है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी होता है। तो इसे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का जो है एक सर्किल बनता है। तो ब्रेन के बेस में जो है इन्होंने मतलब एक आर्टरी का जो है सर्किल मतलब देखा था जो है, तो उन्हीं के नाम से मतलब सर्किल ऑफ विलिस भी मतलब रखा गया है। थॉमस विलिस जो है ये मतलब बहुत बड़े न्यूरो एनाटॉमिस्ट थे जो है, वर्ल्ड में इंटरनेशनल रिपोर्ट के जो है न्यूरो एनाटॉमिस्ट थे। तो इन्होंने ब्रेन के ऊपर बहुत बड़ा काम किया था जो है। और इन्होंने बताया था जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है जो है, तो यहाँ पर वॉलंटरी जो मूवमेंट होता है बॉडी का जो है, तो यहीं पर ऑपरेट होता है। वॉलंटरी मूवमेंट इज ऑपरेटेड बाय द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये फोरब्रेन होता है। और इन वॉलंटरी मूवमेंट वाज ऑपरेटेड इन द सेरिब्रम, तो ये पीछे वाला जो मतलब हाइड ब्रेन होता है, वहां पर इनवॉल्यूटरी मूवमेंट जो है ऑपरेट होता है। और उसके बाद में 8वें नंबर पे जो है फ्रेडरिक बैटसन और चार्ल्स वेस्ट। तो 1921 में जो है ये कनाडा के दोनों सर्जन थे, मेडिकल साइंटिस्ट जो है। तो फ्रेडरिक बैटसन और चार्ल्स वेस्ट जो है, इन दोनों लोगों ने इंसुलिन का जो है खोज किया था। बीटा सेल में जो है जो इंसुलिन बनता है, तो इसका आइसोलेशन, इसका रिसर्च करके जो है इन्होंने जो है मतलब इंसुलिन को मार्केट में लाया। तो आजकल दुनिया में जितना भी इंसुलिन सप्लाई होता है, तो इन्हीं की देन है कि इन्होंने अपने नाम से पेटेंट नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया वालों को जो है मतलब तोहफे में दे दिया, गिफ्ट दे दिया कि मतलब इससे मतलब इंसानियत का भला हो, पब्लिक का भला हो। ये फ्रेडरिक बैटसन एंड चार्ल्स वेस्ट, दीज टू फिजिशियन ऑफ कनाडियन, ये कनाडा के सर्जन भी थे। तो इन दोनों ने इंसुलिन का खोज किया था और ये बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज से इन्होंने रिसर्च करके बताया था। तो पैनक्रियाज जो है एक अब्डोमिनल ऑर्गन है। पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज इज एन अब्डोमिनल ऑर्गन। ये अब्डोमिनल ऑर्गन है जो है, और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में और एपिगैस्ट्रियम में पाया जाता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड एपिगैस्ट्रियम, जैसे कि अब्डोमिनल रीजन 9 होते हैं जो है, अब्डोमिनल रीजन इज 9। ये जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और ये एपिगैस्ट्रियम, तो यहीं पर जो है पैनक्रियाज इसी पाया जाता है। पैनक्रियाज कहाँ होता है? ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रियम। पैनक्रियाज इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड एपिगैस्ट्रियम। तो दोनों अब्डोमिनल रीजन का जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एपिगैस्ट्रियम है यहाँ पाया जाता है, और स्टमक के पीछे होता है। स्टमक के पीछे होता है, स्टमक के पीछे लेसर सैक होता है, और उसके पीछे जो है ये पैनक्रियाज होता है। ये पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल के जो है करीब होता है। दिस ट्रांसवर्सली मतलब प्लेस्ड इन द अब्डोमिनल कैविटी नियर टू द पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल, फार्दर फ्रॉम द इंटीरियर। तो इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल से दूर और पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल के करीब जो है ये ट्रांसवर्सली ऐसे प्लेस रहता है जो है, और इसके आगे जो है स्टमक होता है, और स्टमक के पीछे जो है लेसर सैक होता है। यानी कि पैनक्रियाज के आगे लेसर सैक, उसके आगे स्टमक,
और ये पैनक्रियाज जो है स्टमक के पीछे होता है और इसका जो लेवल होता है मतलब L1 और L2 वर्टिब्रा, L1 और L2 वर्टिब्रा, जो फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा होता है सेकंड नंबर वर्टिब्रा होता है उसी लेवल पर जो है ये प्रेजेंट होता है। तो पैनक्रियाज की जो लंबाई होती है, इसका जो शेप होता है वो शेप ऑफ पैनक्रियाज इज जे शेप, जे शेप होता है। रिटार्ड शेप होता है, रिटार्ड शेप। तो रिटार्ड जो है एक मतलब अर्क कशिश करने का जो है एक मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, अर्क जो होता है, जैसे मतलब बहुत से मतलब ड्रग्स होते हैं जो है और उसका अर्क जो है निकाला जाता है, तो उसी के लिए कैसे मतलब बाउल होता है और इस बाउल से ऐसे जो है स्टेम लगा होता है, बाउल होता है। तो बाउल जो होता है ये हेड को रिप्रेजेंट करता है, बाउल इसका जो है नेक पैनक्रियाज का हेड और बाकी जो स्टेम होता है ये नेक को, बॉडी को, टेल को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज रिटार्ड शेप। और ये जो है पियर शेप भी होता है, पियर शेप नाशपाती की तरह भी होता है और कामा शेप भी होता है, तो कोई भी जो सब सही है अपनी जगह पे। तो पैनक्रियाज इज जे शेप्ड, रिटार्ड शेप और पियर शेप नाशपाती की तरह से और कामा शेप जो है। तो इस तरह से पैनक्रियाज का जो है कोई भी शेप आप लिख देंगे, जे शेप, रिटार्ड शेप और पियर शेप या कामा शेप। इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ पैनक्रियाज इज 15 to 20 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई जो है 15 to 20 सेंटीमीटर, यानी ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज का जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है जो है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड जो है ये कितना होता है 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। और इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई जो होती है ये 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के जो है और 3.8 सेंटीमीटर। तो ये मतलब वर्टिकल डायमीटर है, वर्टिकल डायमीटर ऑफ पैनक्रियाज इज 2.5 सेंटीमीटर टू 3.8 सेंटीमीटर वर्टिकल डायमीटर। तो पैनक्रियाज की जो लंबाई होती है, अगर ये पैनक्रियाज है तो पैनक्रियाज का जो है दिस इज पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज इसकी लंबाई ट्रांसफर डायमीटर जो है 15 से 20 सेंटीमीटर होता है और इसका जो चौड़ाई मतलब विड्थ होता है ये 2.5 सेंटीमीटर से और 3.8 सेंटीमीटर होता है। 2.5 सेंटीमीटर से 3.8 सेंटीमीटर होता है एंड दिस इज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द पैनक्रियाज। और इसका जो थिकनेस होता है यानी कि एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ये 1.2, इसका थिकनेस क्या है मतलब 1.2 सेंटीमीटर से लेकर के 1.8 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पैनक्रियाज, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पैनक्रियाज होता है। तो इस तरह से इसका शेप जे शेप होता है। इसका जो है मतलब लंबाई 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। ये लंबाई हो गई 15 सेंटीमीटर से लेकर के और 20 सेंटीमीटर। और ये चौड़ाई हो गई जो है 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के और 3.8 सेंटीमीटर। और ये आगे से पीछे जो है 1.2 सेंटीमीटर से लेकर के और 1.8 सेंटीमीटर ये जो है मतलब थिकनेस हो गई जो है। इसका जो वेट होता है ये 90 ग्राम होता है, वेट जो है 90 ग्राम होता है। तो ये पूरा इसका जो है मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और इसका वेट हो गया, इसका शेप भी हो गया। अब इसके पार्ट्स ऑफ द पैनक्रियाज। तो देयर आर फोर पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के जो 4 पार्ट होते हैं जो है, एक हेड होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड पैनक्रियाज हैज 4 पार्ट्स। तो एक जो है देखिए, तो पैनक्रियाज के जो है 4 पार्ट होते हैं राइट साइड से लेकर के लेफ्ट साइड तक। तो ये पैनक्रियाज का हेड हो गया, ये नेक हो गया और ये बॉडी हो गया और ये टेल हो गया। तो इस तरह से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पैनक्रियाज के 4 पार्ट होते हैं। हेड हो गया, ये हेड माने सर होता है, पैनक्रियाज का सिर हो गया, ये नेक गर्दन हो गया, ये बॉडी हो गया, शरीर हो गया और ये टेल हो गया, पूंछ हो गया जो है। तो इस तरह से हेड क्या है, बॉडी से हेड इज राइट एंड ऑफ पैनक्रियाज, हेड इज राइट एंड, ये दाहिना सिरा है पैनक्रियाज का, which is enlarged, जो बड़ा है, and is present in the concavity of the
ड्यूडेनम। तो कॉन्केविटी ऑफ ड्यूडेनम जो है, ये कॉन्केविटी ऑफ ड्यूडेनम है, जो सी शेप्ड कॉन्केविटी है ड्यूडेनम की। दिस इज ब्लैक कलर में जो है ये स्केच है, ये दिस इज ड्यूडेनम, और ये ड्यूडेनम का पहला पार्ट है D1, ये सेकंड पार्ट है ड्यूडेनम का, और ये थर्ड पार्ट है ड्यूडेनम, और ये जो है ड्यूडेनम का फोर्थ पार्ट है। तो ये हेड is present in the concavity of the duodenum, and this concavity is C-shaped. तो ड्यूडेनम की जो कॉन्केविटी होती है किस तरह होती है, कैपिटल सी शेप होती है, और इस हेड के पास देयर आर 3 बॉर्डर्स, इसके पास 3 बॉर्डर होते हैं। एक जो है सुपीरियर बॉर्डर हो गया, एक सुपीरियर बॉर्डर, और एक इंफीरियर बॉर्डर हो गया, इंफीरियर बॉर्डर, और एक जो है ये राइट लेटर बॉर्डर। तो देयर आर 3 बॉर्डर्स इन द हेड ऑफ द पेनक्रियाज। सुपीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर है, और ये जो है इंफीरियर बॉर्डर है, और ये राइट लेटर बॉर्डर है। और 2 सरफेस हैं, एक इंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर। ये इंटीरियर सरफेस है और इसके पीछे पोस्टीरियर, और एक अनसीडेंट प्रोसेस है, दिस इज अनसीडेंट प्रोसेस। तो ये अनसीडेंट प्रोसेस है जो है पेनक्रियाज के लोअर एंड लेफ्ट पार्ट का प्रोजेक्शन है। तो अनसीडेंट प्रोसेस क्या है, ये हेड के नीचे जो है, मतलब इंफीरियर बॉर्डर से एक बाएं तरफ जो है प्रोजेक्शन निकला है, इसको अनसीडेंट प्रोसेस कहते हैं, UNCI अनसीडेंट प्रोसेस। इसके बाद 2 सरफेस है, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तो अनसीडेंट प्रोसेस इज लोअर एंड लेफ्ट प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द हेड। तो हेड ही का एक उभार है जो हेड के नीचे से जो है ये बाएं तरफ निकला हुआ है। तो इसके पास भी 2 सरफेस है, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। अब देखिए हेड का जो सुपीरियर बॉर्डर होता है, तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ हेड ये जो है इसका रिलेशन क्या है। तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ हेड इज रिलेटेड टू द 2 स्ट्रक्चर्स, एक तो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, और एक सुपीरियर मेसेंट्रिक, सुपीरियर जो है पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। तो देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द हेड। तो हेड के सुपीरियर बॉर्डर का जो रिलेशन है यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एक तो ड्यूडेनम का पहला हिस्सा है, और दूसरा जो है ये सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी है। अब देखिए जो इंफीरियर बॉर्डर है, तो इंफीरियर बॉर्डर जो है हेड का, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स। तो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हेड ऑफ पेनक्रियाज रिलेटेड टू द 2 स्ट्रक्चर। ये भी 2 स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसका भी संबंध 2 स्ट्रक्चर से है, एक ड्यूडेनम का जो है थर्ड पार्ट, और एक इंफीरियर जो है पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, इंफीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। इस तरह से सुपीरियर जो बॉर्डर है यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर हैं, और इंफीरियर जो बॉर्डर है हेड का यहाँ पर भी 2 स्ट्रक्चर है। एक जो है सुपीरियर बॉर्डर का 2 स्ट्रक्चर, एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है, और एक सुपीरियर जो है पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी है। और इंफीरियर बॉर्डर का जो है यहाँ पर भी 2 स्ट्रक्चर्स है, एक थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, और एक इंफीरियर जो है पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी है। अब राइट लेटरल बॉर्डर का जो रिलेशन है जो है यहाँ पर भी देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द राइट लेटरल बॉर्डर ऑफ द पेनक्रियाज। तो यहाँ पर जो राइट लेटरल बॉर्डर है, तो इसका रिलेशन जो है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से है, और ये एनास्टोमोसिस बिटवीन द सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी एंड इंफीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। तो यहाँ पर दोनों सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी और इंफीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी दोनों की मीटिंग पॉइंट है, जिसको एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो एनास्टोमोसिस ऑफ द सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी एंड इंफीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। अब हेड का जो इंटीरियर सरफेस है, इसका जो रिलेशन है, तो इंटीरियर सरफेस ऑफ द हेड इज रिलेटेड टू द ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, और ये ट्रांसवर्स कोलन और ये जेजनम। तो इंटीरियर सरफेस का रिलेशन जो है ये किससे है, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट से है, ट्रांसवर्स कोलन से है, और जेजनम से है। तो देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द इंटीरियर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियाज। अब देखिए इसके पोस्टीरियर सरफेस का रिलेशन, जो हेड ऑफ पेनक्रियाज है इसके पोस्टीरियर सरफेस पर जो है क्या है इसका रिलेशन, द
ये इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, राइट रीनल वेन और राइट लेफ्ट रीनल वेन, और उसके बाद में जो है ये राइट क्रॉस ऑफ द डायफ्राम, राइट क्रॉस ऑफ द डायफ्राम और राइट क्रॉस ऑफ द और कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। तो यहां पर जो है हेड के पीछे, हेड ऑफ पेनक्रियास का जो पोस्टीरियर सरफेस रिलेशन है, एक तो इंफीरियर वेना केवा हो गया, इंफीरियर वेना केवा हो गया, और राइट रीनल वेन हो गया, लेफ्ट रीनल वेन हो गया, और ये राइट क्रॉस ऑफ द डायफ्राम हो गया, और उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट हो गया। और उसके बाद में ये जो अनसीडेंट प्रोसेस है, तो अनसीडेंट प्रोसेस का जो इंटीरियर सरफेस है, यहाँ पर सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंटिक वेन, सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंटिक वेन जो है ये अनसीडेंट प्रोसेस के इंटीरियर सरफेस का रिलेशन है। और इसके पोस्टीरियर सरफेस का जो है, अनसीडेंट प्रोसेस का जो पोस्टीरियर सरफेस है, इसका रिलेशन जो है ये अब्डोमिनल एओर्टा होता है, अब्डोमिनल एओर्टा, अब्डोमिनल एओर्टा। अब देखिए हेड की कहानी खत्म होगी। तो हेड ऑफ पेनक्रियास इज राइट लार्ज पार्ट ऑफ द पेनक्रियास व्हिच इज प्रेजेंट इन द सी शेप्ड कॉन्केविटी ऑफ द duodenum, and there are three borders in the head of the pancreas: superior border, inferior border, right lateral border, two surface, anterior surface, posterior surface, and one unseeded process. Superior border is related to the two structures, एक first part of the duodenum और एक superior pancreatic duodenal artery, and inferior border is related to the two structures in third part of the duodenum and inferior pancreatic duodenal artery, और second और right lateral border is related to the anastomosis between the superior pancreatic duodenal artery and second part of the duodenum, and anterior surface of the head of pancreas is related to the first part of the duodenum, transverse colon and jejunum, and posterior surface of the head of the pancreas is related to the inferior vena cava or right renal vein, left renal vein, or right crus of the diaphragm or common bile duct। सेकंड नंबर पर नेक ऑफ पेनक्रियास। तो नेक ऑफ पेनक्रियास जो है ये मतलब दिस इज द कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द पेनक्रियास, ये सबसे सकरा हिस्सा है व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड बॉडी ऑफ पेनक्रियास। तो दिस इज डायरेक्टेड अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेफ्ट। ये नेक जो होता है इसका डायरेक्शन अपवर्ड होता है और फॉरवर्ड होता है, आगे और बाएं तरफ होता है। तो द नेक इज रिलेटेड टू द ये लेसर सैक एंड पाइलोरस। ये पाइलोरस जो है और लेसर सैक जो है ये इसके इंटीरियर सरफेस पर, मतलब नेक के इंटीरियर सरफेस पर क्या होता है, लेसर सैक इज अपर एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी व्हिच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द नेक ऑफ पेनक्रियास। एंड पाइलोरस क्या है, ये स्टमक का जो है ये लोअर एंड है, ये स्टमक का लोअर एंड भी जो है इसी नेक के सामने प्रेजेंट होता है। और नेक के पीछे जो है यहाँ पर, नेक के पीछे यहाँ पर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और ये जो है स्प्लेनिक वेन यहाँ पर मिलते हैं और पोर्टल वेन जो है बनाते हैं। तो नेक का पोस्टीरियर जो मतलब सरफेस है उसका रिलेशन सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है और स्प्लेनिक वेन है और पोर्टल वेन है। तो यहीं पर पोर्टल वेन का फॉर्मेशन होता है नेक ऑफ पेनक्रियास के पोस्टीरियर सरफेस पर। तो यहाँ पर पोर्टल वेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो है यहीं पर आता है नेक के पोस्टीरियर सरफेस पर, और स्प्लेनिक वेन भी यहीं आता है, और दोनों मिल करके पोर्टल वेन बनाते हैं जो नेक के पोस्टीरियर सरफेस पर जो है इन दोनों की मीटिंग होती है। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।